नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव न्यूज़ ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। सबसे पहले तो एक लंबे अंतराल के बाद आपके साथ मुखातिब होने का मौका मिला है, तो इस लंबे अंतराल के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन समय ना ज़्यादा जाया करते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। आज का जो वीडियो है, इसका मुख्य मुद्दा है कि ओवरऑल जो सैनिक स्कूल 2024 में एडमिशन की प्रक्रिया रही है, उसका एक रिव्यू और इसके मुख्य बिंदु हैं इस वीडियो के कि ओवरऑल सैनिक स्कूल में जो एडमिशन प्रक्रिया का आउटकम क्या रहा, कितनी सीटें खाली रह गई, जो टोटल अवेलेबल सीट थी उसमें कितनी सीटें खाली रह गई और इन सीटों के खाली रहने का मुख्य कारण क्या रहा और अगले सत्र के लिए क्या सुधार करने की आवश्यकता है एडमिशन प्रक्रिया में। हालांकि मेरे कहने से सैनिक स्कूल सोसाइटी वाले कुछ करते नहीं हैं, फिर भी अपना एक राय और अभिभावकों का भी बहुत सारा फीडबैक है हमारे पास, उसके आधार पर हम आपके साथ एक चर्चा करने वाले हैं। दूसरा, इस सैनिक स्कूल की एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आने वाली है, क्योंकि अब नए सत्र की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऑलरेडी सैनिक स्कूल का फॉर्म फिलअप किया जा चुका है और आरके मिशन का भी अभी चल रहा है। 31 अक्टूबर तक विदाउट फाइन है, उसके बाद फाइन के साथ है। लेकिन सैनिक स्कूल का एग्जाम जनवरी में होता है और अक्टूबर लास्ट करने वाला है, तो अब इसका भी फॉर्म आने का समय हो चुका है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले मुद्दे पर कि सैनिक स्कूल की एडमिशन प्रक्रिया जो रही उसका आउटकम क्या रहा, यानी कितने सीटें भरी और कितने खाली रह गई। और इस बात की चर्चा करने के लिए मैं आपको सबसे पहले लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये देखिए, मैंने सीट मैट्रिक्स खोला हुआ है, चूंकि अभी अवेलेबल है। पिछले साल का तो कुछ खास डाटा नहीं पता चल पाया था कि सीट एडमिशन क्लोज होने के बाद कितनी सीटें भरी थी। इस बार का जो सीट मैट्रिक्स है, ऑफलाइन राउंड की जो ई काउंसलिंग खत्म हुई है, उसके बाद अगर आप सीट मैट्रिक्स को देखें, बल्कि पहले से भी जब प्रक्रिया चल रही थी तब भी, तो इस बार सीट मैट्रिक्स में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े आपको दिख रहे हैं। और ये आंकड़ा सबसे ज्यादा मुझे परेशान कर रहा है माइनस में। वैकेंसी अगर पूरी सारी स्कूल की सीटें भर जाए, बॉयज और गर्ल्स दोनों कैटेगरी में, होम और अदर स्टेट सारी कैटेगरी की, तो वो जीरो हो जाएगा। अगर सीट खाली है तो वो डिजिट में दिखाएगा कि एक खाली है या दो खाली है या किस कैटेगरी की सीट खाली है। ये माइनस में आने का रीजन मेरी अभी तक समझ में नहीं आया। एक और सोर्स से मैंने पता किया तो उनसे पता चला कि सर ये कुछ सॉफ्टवेयर की खामी हो सकती है। मुझे भी ऐसा लगता है। नेगेटिव में वैकेंसी का क्या मतलब होता है, ये मेरी समझ में नहीं आया। हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उससे पहले एक और बहुत ही विश्वस्त सूत्र के साथ मैंने इस पर चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी स्कूल से बाहर हैं और वो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल में शिक्षक हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका आप एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं ऑफिशियली पता करके आपको फिर इन्फॉर्म करूंगा इसके बारे में। तो खैर, अगर कुछ पॉजिटिव बात आई तो दोबारा वीडियो में मैं इसके साथ आपको चर्चा करूंगा, लेकिन इस माइनस का समझ अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। कहीं कहीं -2 है, कहीं -4 है, एक जगह तो मैंने -16 भी देखा है किसी स्कूल में, और एनएसएस में शायद शायद वो एनएसएस में था या कहीं और था। लेकिन यहाँ पर कई जगह आप देखेंगे तो आपको ये सीट मैट्रिक्स जो है माइनस में आंकड़ा दिखा रहा है। ये माइनस में आंकड़ा का क्या मतलब होता है? सारी सीटें भर गई और मान लिया कि दो बच्चों ने एडमिशन छोड़ दिया या वो दोबारा नहीं आना चाहते हैं, तो सीट खाली जो हो गया, खाली सीट अगर होगी तो वहां पर 2 4 जितनी खाली होगी ये दिखाएगा। माइनस का क्या मतलब होता है? अब हम चर्चा करते हैं कि मुख्य कारण क्या रहा सीट खाली रहने का और कितनी सीटें खाली रह गई, इसकी भी चर्चा जरा हम कर लेते हैं। चलिए, इसको दिखाने के लिए मैं आपको अपना एक्सेल सीट दिखाता हूं। पहले ये है हमारा एक्सेल सीट, ये क्लास 6 का है। अगर ये मैं बात करूं तो एडमिशन क्लोज होने के बाद कुल ओवरऑल 33 सैनिक स्कूलों की बॉयज एंड गर्ल्स सारी कैटेगरी को अगर हम जोड़ दें तो 202 सीट अभी भी वैकेंसी दिखा रहा है, जिसमें होम स्टेट कैटेगरी में 72 है और अदर स्टेट कैटेगरी में 130 है। ये हमारा जो सीटों का आंकड़ा है, ये तो टोटल दिखा रहा है इसमें कि 202 सीट। अब सवाल है कि जब ऑफलाइन राउंड की ई काउंसलिंग शुरू हुई थी और उसका जब पहला राउंड खत्म हुआ था, उस वक्त मैंने एक इसका डेटा तैयार किया था। उस समय देखिए कितना स्कोर दिखा रहा है। टोटल वैकेंसी जो थी वो 447 थी उस समय। होम स्टेट कैटेगरी में 204 और अदर स्टेट कैटेगरी में 243। ये कुल मिलाकर के 447 सीटें थी, जो कि
एडमिशन क्लोज होने के बाद 202 दिखा रहा है, यानी कुल मिलाकर के 245 एडमिशन हो पाए और 202 खाली रह गए। लेकिन 202 सीटों का खाली रह जाना और ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी प्रतीक्षा, अब कुछ लोगों ने कहा कि कॉल करने पर सीट खाली दिखाई दे रहा था, स्कूल से कहा गया कि नई सीट भर गई है। सवाल ये है कि सीट खाली है तो एडमिशन क्यों नहीं लिया? तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें सैनिक स्कूलों की अपनी कोई भूमिका नहीं है। सैनिक स्कूल के हाथ में एडमिशन प्रक्रिया का अब कोई चीज रह ही नहीं गया है। ये सारी मॉनिटरिंग सैनिक स्कूल सोसाइटी वाले करके देते हैं और वो जो करके देंगे उसको इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। ये तो रह गई क्लास 6 की बात। अगर हम 9th की बात करें तो आप देखिए क्लास 9th में 107 सीट खाली थी जब पहले राउंड का ई काउंसलिंग का दौर खत्म हुआ। लेकिन जब ऑफलाइन की ई काउंसलिंग खत्म हुई है तब ये सीट घट के रह गई है 68। तो कहने का मतलब है कि 107 से 68, आखिर ये इतनी वैकेंसी क्यों रह गई? रेस्पेक्टिवली अगर हम बात करें नए सैनिक स्कूलों की, तो उस समय 2108 था 40% रूट में वैकेंसी, जो कि अभी दिखा रहा है 1112, लगभग 50% इनकी सीटें भरी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एनएसएस में एडमिशन की प्रक्रिया ठीक ठाक रही है, यानी जो रैंक में लो थे और अगली साल उम्र नहीं थी और नए सैनिक स्कूलों से उन्हें कॉल आया और जिन्हें जैसा जैसा फीडबैक मिला उन्होंने एडमिशन लिया। अब सवाल ये है कि मुख्य कारण क्या रहा सीटों के वैकेंट रहने का? तो मैं अगर कहूं तो इसका सबसे बड़ा कारण है बहुत लंबे समय का एक एडमिशन प्लान जो इन्होंने आउट किया। 10 पहले शुरू में कही गई थी 10 राउंड की ऑनलाइन ई काउंसलिंग, और ये सबसे बड़ा कारण रहा है। कोई भी चीज एक लंबे समय तक आप खींचेंगे तो उससे ऊब होना स्वाभाविक है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि पनीर खाना बहुत अच्छा लगता है, तो पनीर खाना तभी अच्छा लगता है जब पनीर आपके सामने थाली में आया, आपने उठा के उसको मुंह में डाला, चबाना शुरू किया और निगल लिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसी पनीर को आप मुंह में रखे रहिए और 5 मिनट तक आपको रखे रहना है, तो 5 मिनट के बाद अगर मैं कहूं कि अब आप इसको निगल लीजिए, तो क्या आप उसको निगल पाएंगे? उसके बाद आप उसको उगल देंगे, निगल नहीं पाएंगे। पनीर वही है, 5 मिनट जीभ पर रखने के बाद में आप उसको निगलते नहीं, आप उसको उगल देते हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया चलने के कारण दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो है वो है इसका रिकॉन्सिडर ऑप्शन। वो रिकॉन्सिडर ऑप्शन के कारण बहुत सारे कैंडिडेट जो बिल्कुल ईगर थे, जिन्हें इंडिया के किसी भी कोने में मिलता वो जाने के लिए तैयार थे, लेकिन जो मेरिट लिस्ट में आ चुके थे उन्होंने रिकॉन्सिडर का मिसयूज किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि रिकॉन्सिडर जैसा ऑप्शन बुरा तो नहीं है, लेकिन इसका यूज वन चांस ही होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो कारण रहा है सीट वैकेंट रहने का वो है रिकॉन्सिडर ऑप्शन का मिसयूज। ये मिसयूज बहुत सारे लोगों ने किया। इसमें कई ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने नवोदय में एडमिशन ले लिया था, लेकिन मेरिट लिस्ट में वो सैनिक स्कूल में भी शामिल थे और वो बार बार रिकॉन्सिडर कर रहे थे। उन्हें एडमिशन लेना नहीं था, बट दे वर जस्ट प्लेइंग विथ रिकॉन्सिडर ऑप्शन। नतीजा क्या हुआ? आपने 6 राउंड ऑनलाइन ई काउंसलिंग चलाई, बाद में आपने निर्णय लिया कि अब इसको बंद करके ऑफलाइन ई काउंसलिंग चलाते हैं। क्या हुआ इससे? छठे राउंड के बाद जब विलिंगनेस और अनविलिंगनेस वाली कंडीशन आ गई, तब जाकर के वो रिकॉन्सिडर वाले हटे हैं और बाद बाकी लोगों को जगह वहां पर मिला है। मजबूरी हो गई, अगर विलिंगनेस है तो जाइए डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं और कोचिंग वाले भी होते हैं जो अपने स्कोर को हाई करने के लिए गलत डेट ऑफ बर्थ और उसके रिगार्डिंग गलत आधार बना करके पेपर अपलोड कर देते हैं ताकि उनको एडमिट कार्ड मिल जाए और वो अपीयर हो जाते हैं। वो मैच्योर बच्चे होते हैं, उनको स्कोर भी आ जाता है बढ़िया मेरिट का। उन्हें जाना तो है नहीं, वो जब तक रिकॉन्सिडर मिलेगा उसका मिसयूज करते रहेंगे। तो सैनिक स्कूल सोसाइटी को तो मैं एक बार ये जरूर कहूंगा, या जो भी इनके कर्ता धर्ता हैं, मेरे कहने से तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन अगर ये बात उन तक पहुंचती हो और वो सोशल मीडिया का फीडबैक लेते हो, तो मैं ये कहूंगा कि रिकॉन्सिडर अगर आपको देना है तो उसकी लिमिट तय कीजिए कि कोई भी कैंडिडेट या बंदा एक बार रिकॉन्सिडर कर सकता है, नॉट मोर देन वन चांस। आपको 4 राउंड आते आते सीट भर जाएगी, क्योंकि कोई भी सीट ब्लॉक एक ही बार किसी का कर सकता है। अगली बार उसकी मजबूरी होगी, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या फिर वो एग्जिट करेगा।
अगर एग्जिट और कुछ भी नहीं करता और रिकॉन्सिडर का ऑप्शन अगली बार उसको दिखना ही नहीं चाहिए पोर्टल पर। जिसने भी एक बार रिकॉन्सिडर का ऑप्शन यूज कर लिया, अगले राउंड में उसको रिकॉन्सिडर का ऑप्शन वहां से हट जाना चाहिए, क्योंकि आप एक बार यूज कर चुके हैं, अगली बार आप मिसयूज करते हैं। तो एक ये चीज बंद हो जाएगी उसकी वजह से। और जहां तक मुझे लगता है कि सैनिक स्कूल सोसाइटी जो एनटीए के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट कराती है और उसमें जो क्लेम करने का ऑप्शन देती है, वहां भी सुधार करने की जरूरत है। सैनिक स्कूल सोसाइटी को चाहिए कि एनटीए को एक इंस्ट्रक्शन ये भी जारी करे कि आप जब आंसर की जारी करते हैं तो आंसर की के साथ साथ आप अपने आंसर का लॉजिक भी यानी सॉल्यूशन भी दीजिए। आपका सॉल्यूशन और लॉजिक अगर अभिभावक को सेटिस्फैक्टरी लगेगा, संतोषजनक लगेगा, तो अभिभावक क्या करेगा? क्लेम नहीं करेगा। इससे अभिभावक के पैसे भी बचेंगे। बट होता क्या है, आप आंसर की जारी करते हैं, अभिभावक अपने लॉजिक के साथ अपलोड करते हुए वहां उसको क्लेम करते हैं, उनका पैसा खर्च होता है और बाद में उसको देखने वाला कोई माई बाप एनटीए के यहाँ नहीं होता है और वो बस हमारे एक्सपर्ट ने इसको ऐसे ही माना और फाइनल आंसर की जारी कर देते हैं बगैर किसी कार्रवाई के। जबकि हमें भी पता है कि आपके आंसर में एम्बिग्यूटी है। ये एम्बिग्यूटी कैसे होती है? जैसे मान लिया एक ऑप्शन उन्होंने दिया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस दिए गए क्वेश्चन के लिए सही है, और उन्होंने क्वेश्चन में दिया कि बराबर है 4। ऑप्शन में आपने दे दिया 2 + 2 4 और 3 + 1 4, 2 + 1 और 1 + 0। तो भाई 3 + 1 भी 4 के बराबर है और 2 + 2 भी 4 के बराबर है। तो या ऐसी परिस्थिति में आपको दोनों ऑप्शन को सही मानना पड़ेगा या फिर उसको हटाना पड़ेगा। मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इस बार के मैथ के क्वेश्चन में कोई एरर नहीं था, लेकिन रीजनिंग में ऐसे 2 सवाल थे जिसमें एक क्वेश्चन के 2-2 आंसर सही थे और वो लॉजिकली सही थे, बट कोई उस पर अटेंशन नहीं दिया गया। इसी तरीके से अंग्रेजी में भी था और जीके में भी था। तो 3 सब्जेक्ट में तो था, लेकिन इस बार उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कम से कम आप पेरेंट्स से पैसा ले रहे हैं और पेरेंट्स अगर लॉजिक सबमिट कर रहा है तो उसको देखिए। अदरवाइज सबसे बेहतरीन ये है कि जब आप आंसर की जारी करते हैं तो उसके साथ आप लॉजिक भी डालिए, सॉल्यूशन भी डालिए। आपके लॉजिक से अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हम क्लेम ही नहीं करेंगे, हम चैलेंज नहीं करेंगे आपको। और फिर भी अगर लगेगा तो वहीं हमें चैलेंज करने का ऑप्शन भी होना चाहिए उसी जगह पर। तो थोड़ा सा एनटीए की भी जवाबदेही जिम्मेदारी तय हो पाई। एनटीए की स्थिति ये है जैसे एनटीए वो गधा है जिस पर मोहल्ले के सारे धोबी अपने गठरी बांध दिए हैं एक साथ। ये सारे धोबी ने अपने गठरी इस पर बांध दिया और ये रेंक रहा है उसकी तरफ में। तो एनटीए की स्थिति ऐसी है। दूसरी बात है कि जो सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट है, इनके साइट पर इस बार इतना डेटा अपलोडिंग में प्रॉब्लम है। खासतौर से मेरी तो एक सैनिक स्कूल से भी बात हुई और उन्होंने भी कहा कि विलिंगनेस अनविलिंगनेस में जो मेल आ रहे थे या जो गूगल शीट हमने दिए थे, गर्ल्स के आ रहे थे, बॉयज के आ ही नहीं रहे थे, जबकि बॉयज का भी सीट खाली था हमारे यहाँ। उन्होंने बात करके के आधार पर बताया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि जो डेटा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये इस पर बहुत ज्यादा तथ्यात्मक रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये डेटा कितना ऑथेंटिक है इस पर खुद मुझे भी भरोसा नहीं है। इनका माइनस वाला जो फाइल है ना, वो मेरी समझ में अभी भी नहीं आया है। वैसे अब रही बात की सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म, तो मैं बता दूं कि सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर लास्ट वीक, ज्यादा से ज्यादा नवंबर फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, क्योंकि जनवरी में एग्जाम होना है। इस प्रक्रिया को अगर सही तरीके से, सबसे बड़ा टेक अवे क्या है अगले सत्र के लिए, आप दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट कराइए, जनवरी एंड तक रिजल्ट निकाल दीजिए, फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने में 2 महीना 15-15 दिन का अगर आप 4 राउंड ऑनलाइन ई काउंसलिंग चलाते हैं जिसमें रिकॉन्सिडर का एक ही ऑप्शन किसी को भी मिले, तो पता चलेगा, हो सकता है, मेरा ऐसा अनुमान है कि शायद आपको ऑफलाइन की ई काउंसलिंग करने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर जरूरत पड़े भी तो मई में फरवरी मार्च ऑनलाइन खत्म होगा, अप्रैल मई आपका ये ऑफलाइन राउंड का ई काउंसलिंग भी खत्म हो जाएगा। बाय द वे अप्रैल और मई बच्चे नामांकन ले चुके रहेंगे आप यहाँ या जा चुके रहेंगे। फर्दर अगर किसी, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चों का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है या बच्चों का एडजस्टमेंट हो रहा है तो घर वाले एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं,
वो क्या कर सकते हैं, वो अपने बच्चे को अगर 10 दिन 15 दिन में अगर कोई विड्रॉ करता है तो आपको मई तक का टाइम होगा कि जो विड्रॉल हो रहा है उसकी भी वैकेंसी आप ऑफलाइन राउंड के ई काउंसलिंग में कर सकते हैं। और आपका सेशन जून तक भी कर लीजिए, जुलाई से आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अक्टूबर तक एडमिशन लेंगे। जब नामांकन की एक अगली प्रक्रिया शुरू होने जा रही है तब तक आपकी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और स्कूल वाले एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर चुके हैं। तो इतना लंबा किसी के पास धैर्य नहीं होता है रुकने का। और बहुत सारे उन अभिभावकों की स्थिति तो ऐसी होती है जो इस उम्मीद में है कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, नहीं मिले 2 महीना में नहीं मिले तो आपके यहाँ एडमिशन कराने के लिए कितना प्रतीक्षा करेंगे, वो किसी और स्कूल में जाकर के नामांकन ले लेंगे। और निश्चित रूप से यही बात रहा है जिसकी वजह से एक लंबी उबाऊ थकाऊ प्रक्रिया रही है आपके नामांकन की। इसके अलावा रिकॉन्सिडर ऑप्शन का 6 राउंड तक मिसयूज, इसने बहुत बड़ा डैमेज किया, एक बहुत बड़ा मेरिट जो आपके यहाँ जा सकता था। हाँ, अंत अंत तक जिन्हें ले ही लेना है ऐसे ही कुछ लोग जाकर के आपके यहाँ एडमिशन लिए हैं, बाद बाकी। और इतने राउंड 10 राउंड की ई काउंसलिंग चलाने के बाद में भी आपको 200 बच्चे मतलब 50% ही ले पाए और 50% सीट आपकी खाली रह गई। तो कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी कमी है। इस मैनेजमेंट को दुरुस्त करने की, इन खामियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। और जो भी इसके करता धरता हूं, इतनी लंबी प्रक्रिया आप चलाएंगे, आप 25 राउंड की चला लीजिए, आपकी सीट कभी नहीं भरने वाली है। जितनी राउंड कम होगी, जितनी राउंड छोटी हो, 15 दिन तो होना चाहिए, 15 दिन सफिशियंट है। 2 महीना में 4 राउंड ऑनलाइन और 2 महीने की 4 राउंड ऑफलाइन ई काउंसलिंग चलाइए, 15-15 दिन का, आपकी सीटें मैक्सिमम भरेंगी। और रिकॉन्सिडर ऑप्शन अगर एक के लिए कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि इसका मिसयूज नहीं होगा और सही वैकेंसी हर राउंड में आपकी क्रिएट होती चली जाएगी और लोग एडमिशन लेंगे। कम से कम हर दूसरे राउंड में रियल वैकेंसी तो आ ही जाएगी। और ऑफलाइन में तो ऐसे भी रिकॉन्सिडर को खत्म कर देना है, तो रिकॉन्सिडर जैसा ऑप्शन को एक राउंड ही दिया जा सकता है। इससे ज्यादा अगर देंगे तो आपकी स्थिति यही बनी रहेगी। अभी के लिए इतना ही। यदि और भी कुछ आता है अपडेट तो और भी बहुत सारा आएगा, मैं इस पे और भी बहुत सारी चर्चाएं हैं जो कर सकता हूं आपसे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना था। अभी के लिए इतना ही। आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और वे बच्चे जिनके पास ऑनलाइन प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए होगा तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस मटेरियल की सुविधा हमसे मिल सकती है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।